Hello everyone. Hello everyone. Welcome to my UPSC. UPPSC आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी एग्जाम की टेस्ट करवा रहे हैं हम रेगुलर। एक टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज टेस्ट 2 है। आने वाले टाइम में आपके एग्जाम तक आपका सिलेबस अच्छे से कवर करवा दिया जाएगा, रिवीजन की भी कोशिश रहेगी। और अब आपको सिर्फ जितना भी आपके पास टाइम बचा है उसमें आपको प्रैक्टिस करना है। मैक्सिमम जितना भी हो सके प्रैक्टिस कीजिए। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाएं। इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आप myupsc.com हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, या फिर uphesc.myupsc.com पे जाके चेक कर सकते हैं। और भी आपकी अगर कोई क्वेरी है या किसी सब्जेक्ट में पर्टिकुलर आपको प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में, तो आप कमेंट कीजिए, हम ज़रूर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। लेट्स बिगिन द टेस्ट। कोकोस किलिंग आइलैंड हाल ही में चर्चा में बना हुआ है। यह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? देखिए, इस क्वेश्चन से हम 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा। ये क्वेश्चन किसी भी वे में पूछा जाए चाहे। कोकोस किलिंग आइलैंड है, ये क्यों चर्चा में है? सबसे पहली बात तो ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि भारत का जो पहला मानव मिशन है गगनयान, भारत का पहला मानव मिशन गगनयान को किस टेक्नोलॉजी में अंजाम दिया जाएगा? वो है GSLV मार्क 3। GSLV मार्क 3, ये आपको ध्यान रखना है। और इससे एक क्वेश्चन और बनता है, आपसे पूछा जाएगा कि ताउलेस अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? ताउलेस अंतरिक्ष केंद्र है फ्रांस में। आपसे पूछा जा सकता है कोलोग्ने, जो अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण केंद्र है कोलोग्ने, वो कहाँ पे है? कोलोग्ने है जर्मनी में। और ये जो कोकोस किलिंग आइलैंड है ये है ऑस्ट्रेलिया में। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अभी यहाँ पे भारत का जो गगनयान मिशन है उसकी सहायता प्रदान करेगा ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पे इस आइलैंड पे इसरो का एक ग्राउंड स्टेशन स्थापित किया है। कोकोस किलिंग आइलैंड, इसरो ने यहाँ पे एक ग्राउंड स्टेशन तैयार किया है। भारत, ये फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है CNES, उसका जो ताउलेस अंतरिक्ष केंद्र है उसकी मदद से जर्मनी के कोलोग्ने जो उनको प्रशिक्षार्थी हैं उनको प्रशिक्षण देने का समझौता हो चुका है। और गगनयान स्पेस में भारत का पहला मिशन होगा जिसमें GSLV मार्क 3 से अंजाम दिया जाएगा। ये सभी आपको ध्यान में रखना है। अटल स्पेस चैलेंज 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, अटल स्पेस चैलेंज 2021 रक्षा मंत्रालय के तहत DRDO की एक अनूठी पहल है। इसमें कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को डिजिटल युग से संबंधित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की समस्याओं को हल करने के लिए मंच उपलब्ध कराया जाएगा। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये रक्षा मंत्रालय की नहीं है। ये जो एक अनूठी पहल है अटल स्पेस चैलेंज, ये नीति आयोग का है। ये नीति आयोग का है, रक्षा मंत्रालय का नहीं है। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, केवल बी इसका सही आंसर होगा। भारत का पहला आधिकारिक भाषा आयोग कब बनाया गया था? देखिए, टाइम टाइम पे लैंग्वेज के आधार पे स्टेट बने हैं और भी डिमांड उठती रही है। और अभी रिसेंटली जो डिमांड उठ रही है वो है सेंसस की, कास्ट बेस्ड सेंसस, जातीय आधारित जनगणना की डिमांड उठ रही है। सो इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में।
भारत का जो पहला आधिकारिक भाषा आयोग बना था वो 1955 में बना था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जो पहला आयोग बना था आधिकारिक भाषा आयोग, इसके अध्यक्ष थे बी.एन. खेर। ये आपको ध्यान रखना है, बी.एन. खेर आधिकारिक भाषा आयोग के अध्यक्ष थे। गुप्त शासकों के पतन के बाद किसने मध्य देश पर आधिपत्य स्थापित किया था? जब गुप्त शासक का पतन हुआ उसके बाद जो आधिपत्य स्थापित हुआ था वो हर्षवर्धन का था। गुर्जर प्रतिहार और चंदेलों ने भी आधिपत्य स्थापित किया था, गढ़वालों ने भी आधिपत्य स्थापित किया था। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था। किस शासक ने कालपी को दिल्ली सल्तनत का अंग बनाया था? देखिए, कालपी कहाँ पे है? कालपी है ये उत्तर प्रदेश में है, यमुना नदी के किनारे है। इसको दिल्ली सल्तनत का जो अंग बनाया था वो बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। कालपी आप पढ़िए इसके बारे में, ये काफ़ी फेमस रहा है। ये बर्थ प्लेस भी है, जो जिन्होंने महाभारत और पुराण वगैरह लिखे थे उनका बर्थ प्लेस भी माना जाता है। और ये जालौन डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे है ये। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? देखिए, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में की थी। और इसका जो अध्यक्ष है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम किस संगठन का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम अभी रिसेंटली सुर्खियों में रहा है, क्योंकि इस प्रोग्राम के तहत राजस्थान में एक नए बायोस्फीयर रिजर्व थार जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को बनाने और मान्यता दिलाने के प्रयास तेज हो गए हैं। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि यूनेस्को ने जो डेजर्ट एरियाज हैं उनकी बायोडाइवर्सिटी और वहाँ के जो जंतु हैं, खासकर जो कैमल हैं, ऊंट, उनके संरक्षण के लिए फंड और तकनीकी देने में मदद की उन्होंने एग्रीमेंट्स किए हैं। और जल्दी ही एक और नया जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को मान्यता मिल जाएगी भारत में, और 19 हो जाएंगे टोटल। सो इसका करेक्ट आंसर होगा यूनेस्को। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम किससे एसोसिएटेड है? ये यूनेस्को से एसोसिएटेड है। निम्नलिखित में से किस किस खाड़ी देश के साथ भारत कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीपा को लेकर औपचारिक वार्ता शुरू करने जा रहा है और उस देश से मुक्त व्यापार समझौते पर भी चर्चा होगी? देखिए, ये जो है अभी आपने सुना होगा, जो जम्मू कश्मीर है वहाँ से यूएई के लिए फ़्लाइट चालू हो गई है दुबई के लिए। हालांकि पाकिस्तान ने उसका शुरू में तो उसके लिए सहमति दे दी थी और फ्लाइट्स चल रही थी, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने मना कर दिया। तो फिर अब ये वापस मुंबई होकर जाएंगी, ये फ़्लाइट है जो। तो ये जो एग्रीमेंट है सीपा, ये संयुक्त अरब अमीरात इसका सही आंसर होगा। संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत औपचारिक वार्ता शुरू कर रहा है कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को लेके। इनके साथ काफ़ी ट्रेड रहता है इंडिया का। सन 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर उत्तर प्रदेश पार कर लिया था। 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के और आगरा पे अपना अधिकार स्थापित कर लिया था।
मृगावानी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? मृगावानी राष्ट्रीय उद्यान है, ये हैदराबाद में है। और ये यहाँ पे काफ़ी स्पेसीज हैं, जंगली बिल्ली वगैरह जो फेमस हैं, तेंदुआ, चीतल, सांबर वगैरह, ये अभी चर्चा में है। और ये है तेलंगाना में, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में। कालिदास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन कालिदास के बारे में गलत है? कालिदास संस्कृत के विद्वान और नाटककार थे, ये स्टेटमेंट सही है। वह चंद्रगुप्त प्रथम के नवरत्नों में से थे। देखिए, कालिदास चंद्रगुप्त प्रथम के नवरत्नों में से नहीं थे, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से थे। सो ये सही नहीं है, सेकंड बी इसका आंसर होगा। बौद्ध मत के विस्तार के बारे में सबसे पहला प्रामाणिक साक्ष्य किसे माना गया है? बौद्ध धर्म का पहला ऑथेंटिक साक्ष्य किसे माना गया है? ये बौद्ध धर्म का माना गया है जो अशोक के शिलालेख हैं, उनको ऑथेंटिक साक्ष्य माना गया है, प्रामाणिक साक्ष्य माना गया है, अशोक के शिलालेख। जैन धर्म की कौन सी तीर्थंकर महिला थी? देखिए, जो जैन धर्म की 19वीं तीर्थंकर थी वो महिला थी, और उनका नाम क्या था? वो थी मल्लिकानाथ। जैन धर्म की महिला तीर्थंकर थी मल्लीनाथ। मल्लीनाथ इसका, मल्लीनाथ 19वीं तीर्थंकर थी वो। कोयम्बटूर तिरुपुर बेल्ट में कौन सा उद्योग प्रमुख है? ये सारे चर्चा में रहे क्वेश्चंस हैं। कोयम्बटूर तिरुपुर बेल्ट में जो उद्योग प्रमुख है वो है टेक्सटाइल उद्योग। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो ये कंट्रोवर्शियल परियोजना है बबली परियोजना, ये चर्चा में रही है काफ़ी टाइम से। ये किस नदी पे है? देखिए, जो बबली परियोजना है ये महाराष्ट्र सरकार की परियोजना है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की परियोजना है ये। और इस पे महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश इनमें डिस्प्यूट चल रहा है। ये गोदावरी नदी पे है। निम्नलिखित में से कौन सी झीलें आंध्र प्रदेश में स्थित हैं? इनमें से कौन सी झीलें हैं जो आंध्र प्रदेश में स्थित हैं? चिल्का लेक ये उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में नहीं है। कोल्लेरू और पुलिकट दोनों आंध्र प्रदेश में है। कोल्लेरू लेक है भारत की सबसे बड़ी लेक्स में से एक है, और ये कहाँ पे है? कोल्लेरू लेक है, ये कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में स्थित है। कृष्णा और गोदावरी डेल्टा में है ये कोल्लेरू लेक। जबकि जो पुलिकट लेक है ये चिल्का लेक के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। चिल्का के बाद अगर पूछा जाए आपसे भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है तो पुलिकट है। डी इसका आंसर होगा। कोल्लेरू और पुलिकट आंध्र प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा एवं फतेहपुर सीकरी ले गया था? कौन सा शासक था जो अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा ले गया और फतेहपुर सीकरी ले गया? ये थे अकबर। निम्नलिखित में से खादर मिट्टी की विशेषता कौन सी नहीं है? देखिए, खादर मिट्टी नदियों के बाढ़ के मैदान में मिलती है, ये सही है। इनमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है, ये भी सही है। इस मिट्टी में उर्वरा शक्ति काफ़ी कम होती है, इसमें कम नहीं होती है, ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा होती है, ये विशेषता गलत है। या ये स्टेटमेंट, इस मिट्टी में चूना, पोटास, मैग्नीशियम और जीवांशों की मात्रा अधिक होती है खादर मिट्टी में, ये सही है। सी इसका आंसर होगा। उत्तर प्रदेश राज्य में ग्लास सैंड कहाँ पर पाया जाता है?
देखिए उत्तर प्रदेश में ग्लास सैंड कहाँ पे पाया जाता है? इलाहाबाद जनपद के करछाना तहसील में। ये करछना तहसील में ये सही है। बांदा जनपद के करवी तहसील में ये भी सही है। मऊ जनपद में ये भी सही है। इसका आंसर होगा डी। ये सभी जगह पे उत्तर प्रदेश में ग्लास सैंड पाया जाता है। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी बोलते हैं। इनमें से किसका प्रयोग करते हुए ठीक किया जा सकता है? अगर निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस से इसको कम किया जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किन लवणों के कारण होता है? जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है ये भूमिगत जो जल होता है उसके साथ नाइट्रेट के मिलने से बनता है। जो भूमिगत जल है उसमें नाइट्रेट के मिलने से ये ब्लू बेबी सिंड्रोम बनता है। कौन सा संगठन लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है? जो लुप्त होती प्रजातियां हैं, एक्सटिंक्ट, आपने सुना होगा क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, इस तरीके की जो लिस्ट जारी करता है, ये आपको पढ़ना भी चाहिए इसके बारे में थोड़ा। ये करता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। इसकी ये रेड डेटा बुक है, इसका पढ़ना है आपको। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के जिसे मुगलों ने भी जारी रखा, उनका क्या नाम था? शेरशाह सूरी ने जो चांदी के सिक्के जारी किए थे उनका नाम था रुपया। देखिए 20वीं सदी में ज़्यादातर बिना बदले ही रहे हैं ये। और जो चांदी के सिक्के थे उनको रुपया कहा जाता था, जो सोने के सिक्के थे उनको मुहर कहा जाता था, और जो तांबे के सिक्के थे उनको दाम कहा जाता था। दाम, ये तांबे के सिक्के को बोलते थे, और जो सोने के सिक्के थे उनको मुहर बोला जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश चारों तरफ से अन्य देशों से घिरा हुआ नहीं है? देखिए जो चारों तरफ से घिरा हुआ नहीं है वो है स्पेन। आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो स्पेन कहाँ पे है? स्पेन जो साउथ ईस्ट यूरोप है, दक्षिण पूर्वी यूरोप में है स्पेन। ये इबेरियन प्रायद्वीप में स्थित है, और स्पेन के दक्षिण और पूर्व में है जो भूमध्य सागर है। दक्षिण पूर्व में स्पेन के भूमध्य सागर है। जबकि हंगरी, कोसोवो और चेक गणराज्य हैं अन्य देशों से घिरे हुए हैं। ये सभी स्पेन के एक साइड में दक्षिण और पूर्व में है जो भूमध्य सागर है। ये मैप में आप जरूर देखिएगा। पर्यावरण व सजीव प्राणियों का परस्पर अध्ययन किस में किया जाता है? देखिए जो पर्यावरण और सजीव प्राणियों का जो परस्पर अध्ययन किया जाता है वो जीव विज्ञान में किया जाता है। जीव विज्ञान में सजीव प्राणी और पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, जबकि इकोलॉजी में सजीव प्राणी और वातावरण के संबंध का अध्ययन किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सजीव प्राणी और वातावरण के संबंध का अध्ययन इकोलॉजी में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है? प्राथमिक चट्टानें वो चट्टानें हैं जिनसे बाकी चट्टानें बनती है। सभी चट्टानें किससे बनती है? आग्नेय चट्टानों से बाकी सभी चट्टानें बनती है। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिकी चट्टानें कहा जाता है। इनसे बाकी सभी चट्टानें बनती है। और आग्नेय चट्टानें कैसे बनती है? आग्नेय चट्टानों का निर्माण जो पिघला हुआ लावा है, जब पिघला हुआ लावा ठंडा हो जाता है तब आग्नेय चट्टानें बनती है। ए इसका सही आंसर होगा। कारकोट वंश कहाँ का वंश था? देखिए कारकोट वंश ये कश्मीर का वंश था।
फिरोज शाह तुगलक के समय कौन सा कर, टैक्स की बात हो रही है, कौन सा कर युद्ध में लूट के माल पर लगता था? इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पहले भी आते रहे हैं, अभी भी आ सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और अभी देखा होगा आपने कि जो अफगानिस्तान है वहाँ पे जब से तालिबान आया है उसके बाद से जो अमेरिका छोड़ के गया है वहाँ पे कुछ चीज़ें उनका खुद का अमेरिका के जो थे हथियार वगैरह वो सब पाकिस्तान ने लूटना चालू कर दिया था हेल्प के नाम पे। तो इस तरीके के क्वेश्चन न्यूज़ में रहते हैं तो आपको देखने हैं। इसका आंसर होगा जो फिरोज शाह तुगलक ने जब युद्ध में कोई माल लूटा जाता था उस पर फिरोज शाह तुगलक ने 1/6 1/6 टैक्स लगा दिया था और उसको खम्स बोलते थे, खम्स। महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ किस जन आंदोलन की शुरुआत हुई थी? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था 12 मार्च 1930 को। और ये कब कब पूरा हुआ था दांडी मार्च? महात्मा गांधी का ये दांडी मार्च 6 अप्रैल 1930 को पूरा हुआ था ये। और यहाँ पे गांधी जी ने इस जगह पे नमक बना के जो ब्रिटिश कानून था उसको तोड़ा था। और इसके साथ ही ये नमक सत्याग्रह भी बोलते हैं दांडी मार्च को। इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। निम्नलिखित में से किसे आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है? आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है आर.सी. दत्त को, रोमेश चंद्र दत्त। इनको आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है। इनकी एक पुस्तक भी है, बुक है, वो भी पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है, ये इन्हीं की बुक है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। निम्न में से किन व्यक्तियों की विचारधारा समान थी? इनमें से किन की विचारधारा समान थी? इसका आंसर होगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इनकी विचारधारा समान थी। चित्तरंजन दास ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, आपको ध्यान होगा, एक पार्टी की स्थापना की थी, स्वराज पार्टी। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास ने की थी। और ये अनुशीलन समिति से भी जुड़े रहे हैं। और स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, जबकि इस पार्टी के सेक्रेटरी कौन थे स्वराज पार्टी के? उम्मीद है आपको पता होगा। स्वराज पार्टी के जो सेक्रेटरी थे वो थे मोतीलाल नेहरू। सो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, महात्मा ज्योतिबा फुले। सी इसका सही आंसर होगा। और ये सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की थी? ये हुई है 24 सितंबर 1873 को। 24 सितंबर 1873 को इन्होंने इसकी स्थापना की थी। एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और इस संगठन का जो उद्देश्य है वो जातीय भेदभाव को मिटाना था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे चमकीला घुमक्कड़ तारा कहा जाता है? चमकीला घुमक्कड़ तारा इनमें से किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है बृहस्पति को। सूर्य से जो दूरी है उसके अनुसार बृहस्पति सौरमंडल का 5वां ग्रह है। यह आकार में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, इसलिए चंद्रमा और शुक्र ग्रह के बाद यह सौरमंडल का तीसरा सबसे चमकीला पिंड है। यह भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसको चमकीला घुमक्कड़ तारा बोलते हैं। दामोदर घाटी परियोजना किन प्रदेशों में है? दामोदर घाटी परियोजना ये भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है।
जो झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। सिद्धि मातृका लिपि प्राचीन भारत में संस्कृत के कई रूपों में से एक थी। इस लिपि ने संस्कृत के कई शब्दों का प्रचलन चाइना और जापान में करवाया। इसका विकास किसके काल में हुआ था? बात हो रही है सिद्धि मातृका लिपि की। सिद्धि मातृका लिपि का विकास हर्ष के टाइम पे हुआ था, यह हर्ष के समय में विकसित हुई थी। बी इसका सही आंसर होगा। इसको हर्ष लिपि भी बोलते हैं। हर्ष लिपि कौन सी है? सिद्धि मातृका लिपि। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के बारे में स्टेटमेंट्स हैं, देखने हैं हमें कौन से सही है। भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी अटॉर्नी जनरल है, ये सही है। राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी एडवोकेट जनरल है, ये भी सही है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो केस लड़ता है वो अटॉर्नी जनरल होता है, एडवोकेट जनरल होता है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लड़ता है वो अटॉर्नी जनरल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है? देखिए, जो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है यह है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए ही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें कौन सी है? इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली अदनान सामी को 2020 का ये अभी जो पद्मश्री अवार्ड मिले हैं, पद्म विभूषण अवार्ड मिले हैं, तो अदनान सामी को भी अवार्ड पुरस्कृत किया है। उन्होंने भारत की नागरिकता ली थी। तो नागरिकता लेने के लिए क्या शर्तें होती हैं? फिर CAA NRC ये थ्रू आउट चर्चा में रहे हैं, ये भी नागरिकता से रिलेटेड हैं। देखिए, नागरिकता जो संविधान का ओरिजिनल फॉर्मेट है, जो मूल रूप है, उसमें नागरिकता का कहीं भी जिक्र नहीं था। बाद में आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 इनका प्रयोग करके संसद ने एक नागरिकता अधिनियम पारित किया था, नागरिकता अधिनियम 1955। और इसमें 4 तरीकों का उल्लेख करता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक हो सकता है। या तो वो जन्म से हो सकता है, बाय बर्थ, वंश द्वारा हो सकता है, रजिस्ट्रेशन करवा के हो सकता है, या नेचुरली। सो इसका करेक्ट आंसर होगा निवास, वंश और पंजीकरण, संपत्ति का के बेस पे नहीं है। बी सही आंसर होगा इसका। दुनिया की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है? देखिए, वेटलैंड्स, रामसर वेटलैंड, रामसर साइट्स, इनके बारे में आपको पढ़ना है, आने वाले टेस्ट में हम भी कवर करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी जो आर्द्र भूमि है ये है पेंटानल। और पेंटानल कहाँ पे है? डी इसका आंसर होगा। पेंटानल है साउथ अमेरिका में। ये सबसे बड़ा आर्द्र या दलदली भूमि वाला एरिया है। वैसे तो ये मेनली जो पेंटानल है ये ब्राज़ील में है, लेकिन इसका कुछ पार्ट है जो ब्राज़ील की सीमा के पार, जो बोलिविया और पराग्वे हैं, वहाँ पे भी फैले हुए हैं। मैप में जरूर देखिएगा इन लोकेशंस को आप। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही जलीय क्षेत्रों को पहचानिए। ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, हमें बताना है किसके बारे में है। वह कौन सा जलीय स्थान है जो भारत के पूर्वी तट पे स्थित है? जो ईस्टर्न तट है उस पे स्थित है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध पक्षी चिड़ियाघर है। यह भारत के प्रसिद्ध अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के आसपास है। जो प्रसिद्ध अनुसंधान केंद्र कौन सा है? वो है श्रीहरिकोटा।
श्री हरिकोटा है और ये खारे पानी की झील है। देखिए श्री हरिकोटा, खारे पानी की झील और पूर्वी तट पे, इसका आंसर होगा पुलिकट झील, क्योंकि यहाँ पे और कोई नाम से इनमें से नहीं है पक्षी चिड़ियाघर, लेकिन पुलिकट पक्षी चिड़ियाघर है, ये वर्ल्ड फेमस है। सो ए इसका सही आंसर होगा। हथकरघा व हस्तकला के समूह किस राज्य में सबसे ज़्यादा हैं? हथकरघा और हस्तकला है जो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। इसके जो समूह है वो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प हथकरघा के कार्य है जो बड़े पैमाने पे किए जा रहे हैं। दो 2011 की जनगणना से पहले भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कब रिकॉर्ड किया गया था? देखिए पहले तो हमें ये देखना है कि 2011 की जो जनगणना थी उसमें लिंगानुपात क्या था। 2011 की जो जनगणना थी उसमें जो लिंगानुपात था वो था 943, 1000 मेल पे 943 फीमेल। और इससे पहले जो इतना या इसके आसपास था या जो सर्वाधिक रिकॉर्ड किया था वो था 940 था। ये था 1961 की जो सेंसस हुई थी उसमें। भारत में गर्म जल स्रोत के स्थानों पर उनके राज्य का सही मिलान करना है। देखिए जो मणिकरण है ये हिमाचल प्रदेश, ये इसका सही है। जो बरकेश्वर है, बरकेश्वर है ये वेस्ट बंगाल में है। ये सब गर्म जल स्रोत हैं। तुआ है, तुआ गुजरात में है और ऊनाई, ऊनाई महाराष्ट्र में है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। मणिकरण जो गर्म जल स्रोत है हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में है। ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। बरकेश्वरम जो गर्म जल स्रोत है ये पश्चिम बंगाल में है। ये पश्चिम बंगाल में कहाँ पे है? ये है वीरभूम। ये जो वीरभूम मुर्शिदाबाद है वहाँ पे है। और तुआ गुजरात में है। तुआ गुजरात में कौन सी जगह पे है? गोधरा में। और उन्नाई है ये महाराष्ट्र में। देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले टाइम में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और सपोर्ट भी रहेगा। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो थोड़ा इंस्पिरेशन, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है हमारा भी। अप्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण है इनमें से अप्रत्यक्ष निवेश कौन सा है? अप्रत्यक्ष निवेश है गोल्ड ईएफटीज। गोल्ड ईएफटीज क्या है? जो सोने पे हमें फंड मिलता है, सोने पे मिलने वाले फंड को बोलते हैं गोल्ड ईएफटीज। ये एक इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में अस्तित्व में आए थे? ये पंचवर्षीय योजना के क्वेश्चन टाइम टाइम पे पूछे जाते हैं। आयोग में प्रीलिम्स पीसीएस में पूछे गए हैं। पहले जो आरओ एआरओ का एग्जाम हुआ है आपसे एक तो सेंसस और पंचवर्षीय योजना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट है, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में अस्तित्व में आए थे। और दूसरी पंचवर्षीय योजना कब तक चली थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक रही है। और दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है 1956 में, ये दुर्गापुर स्टील प्लांट जर्मनी की हेल्प से अस्तित्व में आया था। जबकि जो राउरकेला स्टील प्लांट है, ये राउरकेला स्टील प्लांट 1961 में ये किसकी मदद से अस्तित्व में आया था? ब्रिटिश की मदद से ये अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है वो कब अस्तित्व में आया, किसकी मदद से अस्तित्व में आया।
भारत में एफडीआई में प्रथम देश कौन सा है? जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें जो भारत में एफडीआई में पहले नंबर पे जो कंट्री है वो कौन सा है? देखिए, दूसरे नंबर पे जो कंट्री है वो अमेरिका है और पहले नंबर पे है मॉरिशस। निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंक का प्राथमिक कार्य नहीं है? जो वाणिज्यिक बैंक है उनका कार्य कौन सा नहीं है? देखिए, जो वाणिज्यिक कमर्शियल बैंक है, मर्चेंट बैंकिंग उनका काम नहीं है। मर्चेंट बैंक जो कमर्शियल बैंक है उनका प्राथमिक कार्य नहीं होता है। मर्चेंट बैंक कौन से होते हैं? ये ऐसे बैंक होते हैं जो कॉरपोरेट्स की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जो कॉरपोरेट्स हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मर्चेंट बैंक होते हैं। निम्नलिखित में से क्या शैडो बैंकिंग का हिस्सा माना जाता है? शैडो बैंकिंग क्या होती है? शैडो बैंकिंग एक ऐसी बैंकिंग है जिसमें बैंक जैसी गतिविधियां होने के बावजूद बैंक कानून उन पर मजबूत नहीं होता है। गतिविधियां तो बैंकिंग जैसी होती है लेकिन उन पे कानून उन पे उतना मजबूत नहीं होता है। उनको शैडो बैंकिंग बोलते हैं। बैंक जैसे होते हैं लेकिन होते नहीं है। जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं उनको शैडो बैंकिंग बोलते हैं। अभी पंडोरा पेपर वगैरह की चर्चा में है तो इस तरीके के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। पहले भी इस तरीके के कई लीक हुए हैं, पनामा पेपर। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जो नोबेल प्राइज हैं उनका आप सभी को पढ़ना है, जितने भी फील्ड में, चाहे वो साइंस का फील्ड हो, चाहे लिटरेचर, आर्ट, किसी में भी, या पीस के लिए, सभी आपको पढ़ने हैं और हम भी कवर करवाएंगे आने वाले टेस्ट में। जो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है ये मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को मिला है। मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव। मारिया रेसा ये फिलीपींस की है और दिमित्री मुराटोव ये रशियन है। और ये दोनों ही हैं जो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं। सीबीडीआर सिद्धांत जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है, ये किसके द्वारा दिया गया था? देखिए, जो सीडीबीआर प्रिंसिपल है ये ग्रीन हाउस गैसेज और उत्सर्जन में कमी, ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन में कमी और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी होती है? सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस ग्रीन हाउस गैसेज में किसकी होती है, ये हम कवर करवाएंगे और आपको भी पढ़ना है। ये इस तरीके के क्वेश्चन अभी काफ़ी चर्चा में है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ये इसका सही आंसर होगा डी। उम्मीद है ये आपको यूज़फुल रहे होंगे, यूज़फुल है ये आपके एग्जाम के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, गुड लक।